अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 28 डिस्कस करेंगे, वर्ड चॉइस। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। फर्स्ट MCQ है, वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम और ऑलमोस्ट द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड आर डिफरेंट मीनिंग इज नोन एज होमोनेम्स। ठीक है, ये होमोनेम्स की डेफिनेशन है, यानी कि वो वर्ड्स जो सेम प्रोनाउंस किए जाते हैं एंड और ऑलमोस्ट द सेम और होते भी सेम है। ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, स्पेलिंग उनके डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। ये अब आपने डेफिनेशन अभी जो हमने ये देखी है ये याद रखनी है। इससे रिलेटेड आपके जो मटेरियल है, MCQs हैं, वो इसकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बी अ गुड राइटर यू मस्ट ये 2 टाइम्स हो गया, टू यूज वर्ड एंड एक्सप्रेशन दैट आर सूटेबल टू द सब्जेक्ट। ये भी ट्रू है। ठीक है, एक मतलब एक अच्छा राइटर बनने के लिए हमें वर्ड्स का जो यूज़ है और उनके एक्सप्रेशन है वो अच्छे से उनका यूज़ करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट में हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के लिए किस तरह से वो सूटेबल है। इसके बाद है स्लैंग, क्लिचेस एंड वर्डीनेस आर 3 डैश ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्लियर कम्युनिकेशन के दुश्मन है, यानी तीनों चीज़ें क्या हैं, एनिमीज है इसकी। यानी कि अगर एक अच्छा राइटर है तो वो इन तीनों को अवॉइड करता है अपनी राइटिंग में किसी भी चीज़ के लिए। A type of language consisting of words and phrases that are regarded as very informal and more common in speech and writing and are typically restricted to a particular context or group of people। ये स्लैंग की डेफिनेशन है, यानी स्लैंग जो है वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे वर्ड्स जो इनफॉर्मल होके बोले जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप फॉर्मल अगर आपने किसी से कन्वर्सेशन करनी है, लाइक आपका कोई बॉस है या आप किसी मतलब कहीं पे आपको फॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हैं तो वो स्लैंग वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे या उस सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होते, यानी कि या इनफॉर्मल होते हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ करते हैं, ठीक है, सिबलिंग्स के साथ करते हैं। तो इस तरह की ये होती हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन माय मदर सा मी जोंक्ड। ठीक है, अब ये जोंक क्या, जोंक्ड का भी मीनिंग यहाँ पे अभी हम देखते हैं यही होगा। ये अब यहाँ पे स्लैंग क्या है, जोंक्ड है। जोंक्ड आउट ऑन द सोफा शी लॉस्ट इट। अब देखिए ये जोंक्ड का वर्ड जो यूज़ हो रहा है ये भी वैसे ही है कि भाई जो बहुत कोई बाहर से आता है, थका आ रहा होता है और फ़ौरन से सो जाता है आके, तो ये कितना फॉर्मल सा वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पे इसको अगर हम रिवाइज करें या इसको हम सिंपली देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन माय मदर सा मी स्लिपिंग ऑन सोफा शी बिकेम एंग्री। तो देख लीजिए सेंटेंस जो है वो कितना सिंपल सा हो गया। ठीक है, यानी स्लैंग मैंने अभी आपको बताया इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो हम बहुत इजीली अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं इस तरह के। तो यहाँ पे अब जोंक क्या है, ये एक बहुत फॉर्मल सा वर्ड है, तो इसकी जगह हमने इनफॉर्मल वर्ड क्या यूज़ कर दिया, स्लिपिंग। ठीक है, ये चीज़ लेक्चर इसका मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लाजमी इसका शॉर्ट लेक्चर्स ले लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इसके आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में इससे रिलेटेड जिस तरह भी आपको MCQs आएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। Slang is commonly used to talk among friends or colleagues but is not suitable for good writing और फॉर फॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, ये ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल होता है और ये दोस्तों और कोलीग्स के साथ तो बोला जाता है, लेकिन गुड राइटिंग के लिए सूटेबल नहीं होता और फॉर्मल इक्वेशंस के लिए इक्वेशन जो होते हैं उनके लिए भी सूटेबल नहीं होता। आई वॉज रियली चीज्ड ऑफ when रिजवान कॉल्ड मी अ लायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंपली देख लें तो क्या होगा, आई वॉज रियली वेरी एंग्री when रिजवान कॉल्ड मी अ लायर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। शॉर्ट लेक्चर आप लोग लाजमी ले लें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, और इस वजह से भी मैं कह रही हूँ कि इसके जो लास्ट 2-3 पेजेस हैं उसमें आप बहुत जो है वो लेंथी एक्सरसाइज दी हुई है, तो वो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा।
होमोनेम्स की एक्सरसाइज है वो। डैश आर एक्सप्रेशन दैट वर वंस लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। अब ये क्लिचेस है, क्लिचेस की डेफिनेशन, और क्लिचेस जो है वो डल और बोरिंग सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसकी जस्ट आप यहाँ से डेफिनेशन देख लें। अ गुड राइटर ट्राइज टू अवॉइड क्लिचेस इन हिज हर राइटिंग। ये भी आपने सेंटेंस याद रखना है, हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए। MCQ नंबर 10 है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज इन माई क्लास वर डाउन इन द डम्प्स because they were fighting a losing battle with their discrete math course। अब यहाँ पे आप लोग देख ले हैं कि इसमें कितना मतलब एक डिफिकल्ट सा इसको सेंटेंस को बनाया गया है। अब ये इसमें आगे देखते हैं। इन द गिवन सेंटेंस, अब यहाँ पे आप देख लिए क्लिचेस में, असल में जो क्लिचेस है ना, क्लिचेस में ये होता है कि मतलब कुछ स्टार्ट में ऐसे डल वर्ड्स होते थे, सेंटेंस होते थे लाइक जिनका कोई प्रॉपर एक क्लियर मीनिंग नहीं होता था, क्लियर एज क्रिस्टल होता था। लॉन्ग फेल्ट बॉन्ड, कुछ एग्जांपल आप लोगों की बुक में इससे रिलेटेड दी हुई हैं। तो वो सेंटेंस अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह डाउन इन द डंप्स, अब मतलब ये कोई इतना मतलब उसको डिफिकल्ट बना दिया, कोई इतना खास मीनिंग। इसी तरह फाइटिंग का लूजिंग बैटल, बाकी सेंटेंस देखें और इस चीज़ को देखें। तो इसमें अब दो तरह ये चीज़ आपने समझनी है कि हो सकता है कि आपको कोई इस टाइप की स्टेटमेंट दे के वो आपसे पूछ लें कि इन द गिवन सेंटेंस कोई भी आपको वहां से वो छोटा सा सेंटेंस उठा के, कोई भी नहीं मतलब जो क्लिच होगा वो आपको उठा के पूछ लेंगे कि इसमें जो ये चीज़ें हैं ये क्या है, ये स्लैंग है, क्लिच है, वर्डिनेस है। तो इसकी मैंने फिर इसीलिए ये एग्जांपल इस तरह से बना के दी है कि ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखिए, डाउन इन द डम्प्स फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, ये क्या है? इन द गिवन स्टेटमेंट डाउन इन द डंप एंड फाइटिंग अ लूजिंग बैटल इज, ये क्लिचेस है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पूरे सेंटेंस में से आपको क्लिचेस की पहचान करने आनी चाहिए, और ये भी हो सकता है कि वो आपको एज इट इज़ ही इसी तरह का कोई MCQs दे दे, तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इससे हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। द बॉयज इन माई क्लास, ठीक है। अब ये ऊपर सेंटेंस अभी हमने देखा है ना क्लिचेस के साथ, मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब इसको अगर इस सेंटेंस को हम बिल्कुल सिंपली वे में लिखें तो किस तरह हो जाएगा? द बॉयज इन माई क्लास वर डिप्रेस। अब डाउन इन द डंप, इतना बड़ा सेंटेंस, इसकी जगह जस्ट आप सिंपली लिखें डिप्रेस बिकॉज दे वर नॉट डूइंग वेल इन देयर डिस्क्रीट मैथ। अब यहाँ पे हमने फाइटिंग और लूजिंग बैटल की जगह क्या लगा दिया? बिकॉज दे वर नॉट डूइंग वेल, ठीक है। ये लगाया हमने, नॉट डूइंग वेल। मैं इसको भी बोल्ड कर देती हूँ ताकि पता चल जाए कि हमने चेंजिंग क्या की है, ठीक है। ये जस्ट बस ये दो वर्ड्स इसको करके देखिए, हमने सिंपली सा कर दिए, क्लिच उसको हमने अवॉइड कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। सम राइटर्स शो ऑफ देयर कमांड ऑफ द लैंग्वेज बाय यूजिंग बिग डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। अब ये वर्डीनेस के बारे में है। वर्डीनेस यानी कि कुछ जो राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग में या अपनी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस यूज़ करते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ। अब ये इतने बड़े सेंटेंस की जगह पे अगर हम यूज़ करें तो सिंगल वर्ड छोटा सा लग जाएगा, मैनी, ठीक है। ये आप लोगों ने बाकी भी इसकी एक्सरसाइज में मैंने आगे पेज मेंशन किया हुआ है, आप लोग लाजमी इसको रीड कर लीजिए, शॉर्ट लेक्चर भी ले लीजिए। अब आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ से आपके वो MCQs हो रहे हैं जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी है होमोनेम्स की। होमोनेम्स वो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस तो मतलब सेम वे में किए जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट होते हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इट्स, दोनों को पढ़ा तो एक ही जैसा जा रहा है, लेकिन अगर देखें तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इट्स क्या है? दिस इज द पोसेसिव ऑफ इट। और इट्स क्या है? अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है, जैसे हम लोग आई विल अगर लिखें तो आई विल के लिए हम सिर्फ आई कॉमा और डबल एल डाल देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है आई विल की, ठीक है। इस तरह से देयर, अब यहाँ पे देखिए देयर देयर देयर, तीनों वर्ड्स सेम है लेकिन प्रोनाउंस करने में सेम है, लेकिन मीनिंग इनके डिफरेंट है। अब देयर का मतलब, ये जो देयर है इसका मतलब है यहाँ, तो ये किसके लिए? यानी किसी प्लेस के लिए यूज हो रहा है। अब ये जो देयर है ये आपको पता है बिलोंगिंग देम होता है, यानी ये बिलोंगिंग देम होगा, ठीक है। बहुत सारे हों तो उनको हम बिलोंग करते हैं देम से, तो ये बिलोंगिंग देम है। और दे आर, ये असल में क्या है? दे आर, ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? दे आर का, ठीक है। इस तरह से ये होमोनेम्स होते हैं जिनको आपने
अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। पेज नंबर 185 सेकंड पैराग्राफ नाउ वी टर्न से लेकर पेज 188 तक ये आप लोगों ने मस्ट प्रिपेयर करना है। बहुत लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इजी है और सब होमोनेम्स के ऊपर है। डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, इफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट, और उनमें आगे फिर बताया गया है कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं डिफरेंट। आई बहुत लेंथी है तो आप लोग इसको लाजमी देख लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट MCQ है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। अब आपको ये भी फुल एक्सरसाइज है इसी पेज नंबर 185 से 188 और 189 तक। ये आप लोगों ने करनी है। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जस्ट दे दी है, यूर, ठीक है, सॉरी यूर और योर। अब यहाँ से आपने वो सेलेक्ट करना है करेक्ट वर्ड। द ओनली पर्सन हुज नेवर ऑन टाइम। अब पढ़ने में तो ये सेम है लेकिन सेंटेंस के हवाले से यहाँ पे आपको देखिए, यू आर द ओनली पर्सन, क्योंकि यू अभी हमने देखा है कि यू आर किसकी है, यू आर की कॉन्ट्रैक्शन है। तो यू आर द ओनली पर्सन हुज नेवर ऑन टाइम, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेते हैं, हुज एप्लीकेशन इज दिस। तो यहाँ पे कौन सा हुज लगेगा, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, यानी हुज एप्लीकेशन इज दिस, ये एप्लीकेशन किसकी है। ठीक है जी स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगेन कह रही हूँ, शॉर्ट लेक्चर लाजमी लीजिए और इससे हैंड आउट से भी इस लेक्चर को लाजमी प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।